नमस्कार। इकोनॉमिक्स अवध क्लासेज यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग अर्थशास्त्र से संबंधित 25 बहुविकल्पी प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। यह प्रश्न आगामी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आज की क्लास में देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। 1 नंबर क्वेश्चन, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भुगतान पक्ष की दृष्टि से व्यक्त किया जाए तो इनमें निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाएगा? ए, पूंजी उपभोग भत्ता को, बाह्य निवेश व्यय को, सरकारी उपभोग व्यय को, व्यक्तिगत उपभोग व्यय को। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद को भुगतान पक्ष की दृष्टि से व्यक्त करने में बाह्य निवेश व्यय को शामिल नहीं किया जाएगा। एक का सही आंसर बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन, यदि सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाए तो निम्न में से कौन सी मद इसका हिस्सा होगी? ए, प्रत्यक्ष व्यावसायिक कर, बी, व्यावसायिक बचतें, सी, व्यक्तिगत प्राप्तियां, डी, उपयुक्त सभी। तो जब सकल राष्ट्रीय उत्पाद को प्राप्तियों के रूप में दर्शाया जाता है तो प्रत्यक्ष व्यावसायिक कर, व्यावसायिक बचतें और व्यक्तिगत प्राप्तियां सभी सकल राष्ट्रीय उत्पाद का हिस्सा होती हैं। तो डी सही हो जाएगा 2 का। 3 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय में निम्न में से किसे शामिल नहीं किया जाता है? व्यावसायिक बचतें, प्रत्यक्ष व्यावसायिक कर, व्यक्तिगत प्राप्तियां, अप्रत्यक्ष व्यावसायिक कर। तो राष्ट्रीय आय में अप्रत्यक्ष व्यावसायिक कर को शामिल नहीं किया जाता है। 3 का सही आंसर डी है। इसके अलावा राष्ट्रीय आय की गणना करते समय राष्ट्रीय आय में ना शामिल की जाने वाली मदों में कुछ मदें और हैं, उनको जान लेते हैं। जैसे नई या पुरानी वस्तुएं जो उस वर्ष में उत्पादित नहीं हैं जिसमें हम राष्ट्रीय आय की गणना करते हैं, उन नई या पुरानी वस्तुओं को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा वित्तीय सौदे, शेयर और ऋण पत्र को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। पूंजीगत लाभ एवं हानि को तथा अप्रत्याशित लाभ को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। विदेशों से प्राप्त उपहार को भी राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। मध्यवर्ती वस्तुएं जैसे किसी फैक्ट्री के बिजली का बिल, वैज्ञानिक खोजों में प्रयोग की जाने वाली वस्तुएं, होटल द्वारा खरीदी गई सब्जियां और रॉयल्टी के रूप में भुगतान किया गया जो धन है उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। इसके अलावा पुरानी वस्तुओं की खरीद बिक्री बता चुके हैं, उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और एक परिवार द्वारा अवकाश में अपने बगीचे में उत्पादित सब्जियां एवं फल, इनको भी अगर अपने लिए उत्पादित किया गया है तो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाएगा। अगर उसको मार्केट में बिक्री के लिए उत्पादित किया गया है तो उसे राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाएगा। इसी प्रकार से किसी गृहिणी द्वारा जब अपने बच्चों के लिए खाना बनाया जाता है तो उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और जब वह गृहिणी किसी होटल में जाकर भोजन पकाती है तो उसकी सेवाओं को राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा एक फर्म द्वारा दूसरी फर्म को दिया जाने वाला लाभांश राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं होता है। और हस्तांतरण आय जैसे सेवानिवृत्त पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, शैक्षणिक सहायता, उपहार, बेरोजगारी भत्ता और सब्सिडी को राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। तो ये मदें थी जो राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं की जाती हैं। इसके अलावा कुछ मदें राष्ट्रीय आय की गणना करते समय क्या क्या शामिल किया जाता है उनको जान लेते हैं। किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुएं एवं सेवाएं, इनको राष्ट्रीय आय की गणना करते समय शामिल कर लिया जाता है। स्वयं उपभोग के लिए किया गया उत्पाद, ये भी राष्ट्रीय आय में शामिल किया जाता है। इसके अलावा ब्रोकर्स मशीन की सेवाओं को राष्ट्रीय उत्पाद में शामिल कर लिया जाता है। सैनिक तथा सुरक्षा सेवाएं, सरकार द्वारा जनता को प्रदान की गई निःशुल्क सेवाएं, मकान मालिक द्वारा स्वयं प्रयोग के लिए बने मकान पर आरोपित किराया भी राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। इसके अलावा कंपनी के लाभांश को, भविष्य निधि कोष में मालिकों का अंशदान, घिसावट या पूंजी का उपभोग सकल उत्पाद में शामिल होता है। पर राष्ट्रीय आय जो शुद्ध उत्पाद होता है
उसको राष्ट्रीय आय में शामिल नहीं किया जाता है। और भारत में विदेशी बैंकों द्वारा अर्जित लाभ जो विदेशी आय है नेशनल इनकम से घटा दिया जाता है, जबकि यूएसए में स्थित एसबीआई की किसी शाखा द्वारा अर्जित लाभांश को राष्ट्रीय आय में जोड़ लिया जाता है। इसके अलावा संसद सदस्यों को दिया जाने वाला भत्ता, इसको भी राष्ट्रीय आय में शामिल कर लिया जाता है। विदेशी पर्यटकों द्वारा भारत में किया गया व्यय नेशनल इनकम में शामिल कर लिया जाता है। तो ये सारी मदें थी जो राष्ट्रीय आय में शामिल कर ली जाती हैं। इसके अलावा अगला नंबर क्वेश्चन क्या है, सरकार को प्राप्त सभी प्रकार के करों की प्राप्तियों का योग निम्न में से किसके योग के बराबर होता है? सरकारी व्यय, हस्तांतरण भुगतान, सरकारी बचत। तो 1, 2, 3 तीनों सही हैं, बी ऑप्शन सही है। अगला 5 नंबर क्वेश्चन, बंद अर्थव्यवस्था में निम्न में से कौन सा क्षेत्र नहीं होता है? तो बंद अर्थव्यवस्था का मतलब होता है देश के अंदर ही आयात निर्यात करना, राज्यों से राज्यों के मध्य आयात निर्यात करना, और किसी देश के साथ आयात निर्यात नहीं होता है। ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं? बंद अर्थव्यवस्था। तो विदेशी क्षेत्र इसमें शामिल नहीं होता, बाकी पूंजी बाजार, घरेलू बाजार और व्यवसाय क्षेत्र ये सब शामिल होते हैं। विदेशी बाजार जो है खुली अर्थव्यवस्था में शामिल होता है। तो इसका 5 का सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम किस वर्ष में शुरू किया गया? 2002, 2000, 2004, 2008। तो भारत में नेशनल फूड फॉर वर्क प्रोग्राम 2004 में शुरू किया गया था। 6 सी सही है। 7, किस अर्थशास्त्री ने 1817 में तुलनात्मक लाभ और विशेषताओं के आधार पर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत विकसित किया? डेविड रिकार्डो, पॉल क्रुगमैन, मिल्टन फ्रीडमैन, कोई नहीं। तो तुलनात्मक लाभ सिद्धांत डेविड रिकार्डो द्वारा दिया गया था। डेविड रिकार्डो ए ऑप्शन में है, 7 का सही आंसर हो जाएगा ए। 8 नंबर क्वेश्चन, किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र जो है वह दूसरी पंचवर्षीय योजना में चालू किए गए थे, क्योंकि दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वह औद्योगिकरण को बढ़ावा देना था। दूसरी पंचवर्षीय योजना की टाइमिंग 1956 से 61 के बीच थी और दूसरी पंचवर्षीय योजना प्रशांत चंद्र महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। इस योजना में लक्षित विकास दर 4.5% थी और वास्तविक विकास दर जो प्राप्त हुई थी वह 4.3% थी, जिस पंचवर्षीय योजना को आंशिक रूप से सफल योजना कहा गया था। तो इसमें जो है दूसरी पंचवर्षीय योजना में यह इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे। 8 बी सही है। 9 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से किसे पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? निगमित कर, आयकर, कार्बन कर, दीर्घकालिक पूंजी लाभ कर। तो कार्बन कर को पिगोवियन कर के रूप में वर्गीकृत किया गया है। 9 सी सही है। 10, निम्न में से कौन सा संस्थान भारत में पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता है? सेबी, वित्त मंत्रालय, इरडा, आरबीआई। तो सेबी, वित्त मंत्रालय और आरबीआई जो है पूंजी बाजार को विनियमित करते हैं। इरडा जो है यह पूंजी बाजार को विनियमित नहीं करता। इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी, इरडा यह एक बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करने के लिए बनाया गया एक संगठन था। इरडा की स्थापना 1999 में हुई थी और जिसका मुख्यालय हैदराबाद में स्थापित है, जिसका उद्देश्य बीमा पॉलिसी धारकों के हितों की रक्षा करना था, बीमा उद्योग का क्रमबद्ध विनियमन, संवर्धन तथा आकस्मिक मामलों पर कार्य करना था। तो इरडा जो है वह बीमा क्षेत्र के संबंध में स्थापित की गई थी। बाकी पूंजी बाजार के लिए सेबी, वित्त मंत्रालय और आरबीआई की स्थापना की गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 का सी। 11 नंबर क्वेश्चन, भारतीय प्रतिभूति, सिक्योरिटी और
विनिमय बोर्ड कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, इंदौर, हैदराबाद। तो भारतीय प्रतिभूति सिक्योरिटी एंड विनिमय बोर्ड सेबी का जो मुख्यालय है वह है मुंबई में, और इसकी स्थापना 12 अप्रैल 1988 को हुई थी सेबी की स्थापना, और सेबी अधिनियम 1992 में बना था। मुख्यालय बता ही चुके हैं, मुंबई में है, और उद्देश्य क्या है? प्रतिभूति बाजार में निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा प्रतिभूति बाजार में उचित उपायों के माध्यम से विनिमय एवं विकास करना तथा स्टॉक एक्सचेंजों तथा किसी भी अन्य प्रतिभूति बाजार के व्यवसाय का नियमन करना तथा प्रतिभूति बाजार में अनुचित व्यापार को समाप्त करना तथा प्रतिभूतियों की इनसाइड ट्रेडिंग पर रोक लगाना। यह इसके उद्देश्य थे, किसके? सेबी के। और सेबी की स्थापना 1988 में हुई थी। अगला क्वेश्चन 12 नंबर, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में पहला विनियम व्यापारिक सूचकांक व्युत्पन्न अनुबंध द्वारा किस वर्ष में व्यापार किया गया था? तो 2000 में किया गया था। 12 का सही आंसर डी है। 13 नंबर क्वेश्चन, राजकोषीय घाटे का अर्थ है? क्या अर्थ है? सरकार का कुल व्यय, नहीं ये नहीं है। सरकार द्वारा ली गई कुल उधार राशि, यह भी नहीं है। सरकार के कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर, तो राजकोषीय घाटा यही है, कुल राजस्व और कुल व्यय के बीच अंतर को राजकोषीय घाटा कहा जाता है। 13 सही आंसर सी है। अगला 14 नंबर क्वेश्चन, कौन सा संगठन विश्व विकास रिपोर्ट प्रकाशित करता है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, विश्व बैंक, आर्थिक विकास मंच, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। तो विश्व बैंक जो है विश्व विकास रिपोर्ट जारी करता है। 14 का सही आंसर बी है। विश्व बैंक की स्थापना 1944 में हुई थी और 1946 में विश्व बैंक ने कार्य करना प्रारंभ किया था, और विश्व बैंक की स्थापना ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के तहत हुई थी। मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है। वर्तमान में विश्व बैंक के अध्यक्ष डेविड मालपास की जगह मई 2023 में अजय बंगा को बनाया गया है। और अगर अध्यक्ष के रूप में देखा जाए तो अभी तक यूएसए द्वारा नामित कोई अमेरिकी नागरिक ही विश्व बैंक का अध्यक्ष रहता था। यह पहली बार हुआ है कि भारतीय नागरिक अजय बंगा को विश्व बैंक का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावा बैंक का सबसे बड़ा जो शेयर धारक होता था वह विश्व बैंक का प्रबंध निदेशक या अध्यक्ष बनाया जाता था। तो विश्व बैंक द्वारा विश्व आर्थिक रिपोर्ट जारी की जाती है। अगला 15 नंबर क्वेश्चन, प्रत्येक वर्ष अर्थशास्त्र में स्वीडिश केंद्रीय बैंक 1968 पुरस्कार किसकी स्मृति में दिया जाता है? तो यह पुरस्कार जो है अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है। अर्थशास्त्र में असाधारण योगदान के लिए दिया जाने वाला इस क्षेत्र का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार है। अर्थशास्त्र का पहला नोबेल पुरस्कार 1969 में नॉर्वे के अर्थशास्त्री रैगनर फ्रिश को दिया गया था, और 2022 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार बेन एस बर्नानके, डगलस डब्ल्यू डायमंड और फिलिप एच डेविगिंग को संयुक्त रूप से दिया गया। इन्होंने बैंकों और वित्तीय संकटों पर शोध के लिए कार्य किया था। इस कार्य के लिए ही इन तीनों अर्थशास्त्रियों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2022 में दिया गया था। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, निम्न में कौन सा विभाग औद्योगिक उत्पादन सूचकांक IIP प्रकाशित करता है? तो केंद्रीय सांख्यिकी संगठन या वर्तमान में नाम राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO, नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा मासिक रूप से संकलित और प्रकाशित किया जाता है। क्या
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में मुख्य रूप से 3 संकेतकों को खनन, विनिर्माण और बिजली को शामिल किया जाता है। खनन, विनिर्माण और बिजली को शामिल किया जाता है। IIP औद्योगिक उत्पादन सूचकांक का जो आधार वर्ष है वह 2011 और 12 है तथा IIP में 8 कोर उद्योगों का भारांश 40.27% है, जिसमें रिफाइनरी, बिजली, स्टील, कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, सीमेंट और उर्वरक शामिल हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एक प्राथमिक गतिविधि नहीं है? निर्माण, कृषि, खनन, मत्स्य पालन। तो कृषि, खनन, मत्स्य पालन ये प्राथमिक गतिविधि हैं, जबकि निर्माण जो है द्वितीयक गतिविधि के अंतर्गत शामिल किया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से कौन एक कार्यशील पूंजी है? मशीन, भवन, उपकरण, धन। तो धन जो है कार्यशील पूंजी के अंतर्गत आता है। भारत में खाद्यान्न के सुरक्षित भंडार का रखरखाव कौन करता है? कृषि मंत्रालय, नेफेड, फिक्की, IFC। तो 14 जनवरी 1965 को स्थापित फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया भारत में खाद्यान्नों के सुरक्षित भंडार और रख रखाव का कार्य करता है। तो FCI डी ऑप्शन में है, डी सही है। अगला 20 नंबर क्वेश्चन, निम्न में से प्रदर्शित है, यह चित्र या आरेख क्या प्रदर्शित कर रहा है? आनुपातिक कर को, प्रतिगामी कर को, अधोगामी कर को, कोई नहीं। तो यह चित्र जो है आनुपातिक कर को प्रदर्शित कर रहा है। कर आधार या आय चाहे बढ़े या घटे, कर की दर एक समान ही रहती है। यहाँ कर की दर एक समान है। कर आधार x अक्ष पर है और कर की दर y अक्ष पर है, एक समान रहती है। अर्थात कर आधार बढ़ने या घटने पर कर दर में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता, तो ऐसे कर की प्रणाली को आनुपातिक कर कहा जाता है और आनुपातिक कर ए ऑप्शन में है, 20 का ए सही है। 21, निम्न में कौन सा राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है? इलाहाबाद बैंक, बंधन बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, देना बैंक। तो बंधन बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है, निजी क्षेत्र का बैंक है। भारत की एक बैंकिंग वित्तीय सेवा कंपनी है और यह भारत का एक नया पूर्ण बैंक है। जून 2023 में RBI ने सूक्ष्म बंधन बैंक को पूर्ण वाणिज्यिक बैंक आरंभ करने की स्वीकृति दी थी। बंधन बैंक की स्थापना सर्वप्रथम 2014 में की गई थी और इसका मुख्यालय कोलकाता में है। वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक या प्रमुख कार्यकारी अधिकारी चंद्रशेखर घोष हैं। तो बंधन बैंक जो है राष्ट्रीयकृत बैंक नहीं है। अगला क्वेश्चन है जो 22 नंबर, भारत में केंद्रीय बजट में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट किस वर्ष आया? तो भारत में प्रथम जेंडर बजट स्टेटमेंट 2005-06 में आया था। 22 बी सही है। जेंडर बजट का लक्ष्य महिलाओं की विशिष्ट आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का संचालन करना, जेंडर बजटिंग लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण हेतु क्रियान्वित किए जाने वाला एक विशिष्ट कार्यक्रम है। जेंडर बजटिंग प्रारंभ करने वाला विश्व में पहला देश ऑस्ट्रेलिया है, जिसने 1984 में जेंडर बजट प्रारंभ किया था और भारत में जेंडर बजट 2005-06 में सर्वप्रथम लागू किया गया था। वित्त मंत्री उस समय P चिदम्बरम थे। तो 22 का सही आंसर बी है।